Welcome to the Smiling Souls Seniors Podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors, of the seniors, and by the blessings of the seniors. This is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story and achievements, challenges, and wisdom with seniors across the world as well as with the younger generation. हमारी आज की खास मेहमान है डॉक्टर मीता मुखर्जी, जो साहस, संयम और प्रेरणा का उत्कृष्ट उदाहरण है। डाउन सिंड्रोम लिए पैदा हुई उनकी बेटी पियाली को सर्वस्वी स्वीकार करना, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए झटना, 35 वर्ष बाद कोविड में उसे खो देना, रायपुर में डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए पहला डेवलपमेंट सेंटर, स्कूल तथा कॉलेज बांधना और उसे बखूबी चलाना, मेंटल रिटार्डेशन पर पीएचडी पाना, किताब लिखना और पियाली हाइट्स के सपने को साकार करने के लिए खुद को समर्पित करना, ये सब है इनकी पहचान। तो सुनिए डॉक्टर मीता की कहानी उनकी जुबानी। द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट में सारे दर्शकों और सारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। वो खास क्यों है, वो इस पॉडकास्ट के दौरान हम जानेंगे। इनफैक्ट वी शुड रियली कॉल हर द आयरन लेडी। बहुत कुछ है जो हम उनसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं। सो हम स्वागत करते हैं श्रीमती डॉक्टर मीता मुखर्जी। नमस्ते डॉक्टर मीता। नमस्ते। आज आपने वक्त निकाला, आज इस मंच पर आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपको जानते हुए करते हैं। आप अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। सभी को नमस्कार। मैं अपना जो जन्म का समय बताना चाहती हूँ। मैं अपने बैकग्राउंड में ये बताना चाहूंगी कि मेरे पापा जो है वो ईस्ट बंगाल से नागपुर में आके सेटल हुए और वहीं से मतलब पापा नागपुर में ही रहे और मेरी मदर का भी जो है बैकग्राउंड ईस्ट बंगाल का ही है, पर वो बहुत पहले आ गए थे नाना जी, इसीलिए मदर का बर्थ प्लेस भी नागपुर ही है और मैं भी वहीं पे ही पली बड़ी हूँ, नागपुर में ही। मेरे एक एल्डर ब्रदर है। हम लोग का एक छोटा सा परिवार, हम 4 जन का एक छोटा सा परिवार था और उसी में मैंने पला बड़ा हुआ है। और मेरे फादर बहुत डिसिप्लिन पर्सन थे, बहुत ही एकदम सिद्धांतवादी पर्सन थे, तो उन्होंने मुझे वही चीजें लाइफ में सिखाई और उन्होंने मुझे उस तरह से ही तैयार किया, जिसके कारण उन्होंने मुझे एक बात जिंदगी में कहा कि बेटा, सोना गहना जो भी है वो आज है कल नहीं रहेगा, बट एजुकेशन जो है, शिक्षा महिला का जो है वो सबसे बड़ा गहना है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता या चुरा सकता है। तो आपका जो गहना है वो एजुकेशन है। और वो बात मेरे दिमाग में इतनी गहरी बैठ गई कि मैंने अपना उद्देश्य ही एजुकेशन बना लिया कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में। और जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद मेरे पापा ने कहा आप इंग्लिश लिटरेचर में एमए कर लो। मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें करने का, क्योंकि मुझे तभी जुनून था सोशल वर्क करने का। तो मैंने खुद जाके अपने आप को मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क में एनरोल किया और वहां से मैंने सोशल वर्क का काम सीखा और मुझे प्रोफेशनल सोशल वर्कर का काम करते हुए इतना अच्छा लगा। बट आफ्टर मैरिज, मेरी मैरिज हो गई अर्ली इन 22 में, मेरी मैरिज हो गई। तो मैं शादी होके, अरेंज मैरिज था, शादी होके मैं रायपुर आई और रायपुर में आके जब मैंने देखा कि यहाँ पे सोशल वर्क के नाम से कोई जानता ही नहीं है कि प्रोफेशनल सोशल वर्क भी होता है। इट वॉज वेरी बैकवर्ड एरिया दैट टाइम। इट वॉज इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वो बहुत पिछड़ा हुआ था, तो वहां पे सोशल वर्क का मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो मैंने फिर उसके बाद एक सोचा कि कुछ ऐसा काम करूं कि जो अच्छा हो। तो फिर मैंने एलएलबी का कोर्स ज्वाइन कर लिया और एलएलबी की। तो इस तरह से मेरी लाइफ बिगिन हुई और मेरे परिवार के साथ मेरा बहुत अच्छा, मतलब मेरा ससुराल जो है, इन लॉज प्लेस भी बहुत अच्छा रहा।
मेरे ससुराल भी बहुत, मतलब वहाँ के जो मेरे मेंबर्स है, जो भी मेरी ननंद लोग हैं, वो लोग मेरी एल्डर सिस्टर्स के समान है आज भी। आज भी हम लोग का रिश्ता इतना, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला और बहुत अच्छा लाइफ मिला। क्या बात है। शादी के बाद आई थिंक आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, तूफान सा आया। सो क्या आप उसके बारे में हमें डिटेल्स में बताएंगे? क्या हुआ, कैसे आपकी जिंदगी बदल गई, किस तरह से आपने चुनौतियों का सामना किया, और क्या क्या हुआ, क्या क्या होता रहा? शादी के बाद तो मैं बहुत हैप्पी थी कि मुझे बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड मिले, बहुत अंडरस्टैंडिंग, लवेबल, केयरिंग हस्बैंड मिले, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश थी। और जब मेरी फर्स्ट डॉटर, मतलब एल्डर डॉटर, जब उसका बर्थ हुआ, तो डॉक्टर ने तब तो कुछ नहीं बता पाए, बट मेरी मदर इन लॉ ने उस बच्चे को देखा और देख के बोला कि समथिंग, कुछ तो प्रॉब्लम है इस बच्चे में। मैं को, क्योंकि उनका अनुभव बहुत था बच्चों के साथ। मेरी तीन जो बड़ी नंदे थे, उनके बच्चों का डिलीवरी उन्होंने ही करवाया था, और भी परिवार में बच्चे देखे थे, तो उन्होंने कहा इस बच्चे के चेहरे में जो आंखें हैं, आंखें देख के उन्होंने कहा समथिंग नॉर्मल नहीं है। फिर हमने सब डॉक्टर्स को दिखाया, उसमें हम नागपुर मेडिकल कॉलेज में एक सूर, डॉक्टर सूर है, उनके पास जब पियाली जस्ट 15 डेज की थी, तब हमने पहली बार उनको दिखाया। तो उन्होंने देख के बोला कि इतने छोटे बच्चे को तो अभी से अपन डायग्नोज नहीं कर सकते, और स्पेशली बंगाली बच्चे, उसके फीचर्स ऐसे होते हैं, मंगोल मंगोल के फीचर्स, जो मंगोलाइट रेस के फीचर्स जो होते हैं, ऐसे होते हैं। तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट देयर मे बी चांसेस कि ये डाउन सिंड्रोम भी हो। कि डाउन सिंड्रोम वर्ड जो है वो पहली बार मैंने सुना। और मतलब हम सुन के, हम लोगों के लिए तो जैसे लगा कि एक, क्योंकि हर पेरेंट्स जो होते हैं, वो ना बहुत अच्छे बच्चे का सपना देखते हैं, मतलब सपना देखते हैं कि एक उनको स्वस्थ और सुंदर बच्चा हो। और बिल्कुल। जब डॉक्टर ऐसा डिक्लेयर करे कि आपके बच्चे में हो सकता है डाउन सिंड्रोम हो, तो वो दिन तो मुझे लगा कि मेरा लाइफ पूरा शैटर्ड हो गया, मतलब मैं एकदम टूट गई। तो बहुत तकलीफ हुआ उस समय पे। और घर वाले भी सारे लोग सुन के एकदम वो हो गए, क्योंकि हमने इसके पहले कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, सुना नहीं, और ये फर्स्ट टाइम कुछ हो रहा है तो हमारे साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे सोसाइटी को फेस करूं, क्योंकि इस बच्ची को एक्सेप्ट कौन करेगा, मतलब चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे इन लॉज हो, मतलब सबके सामने इस बच्चे को जब मैं प्रेजेंट करूंगी, तो सब लोग इसको कैसे देखेंगे। और मैंने इसको जगत में लाया है, तो ये मेरे कारण सफर करे, मैंने इसको लाया है, इसका तो इसमें कोई दोष नहीं है, उसने तो जैसे भगवान ने भेजा है वो है। तो मुझे एक अंदर से ना बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग लग रहा था कि मैं इसको सोसाइटी में स्टैब्लिश कैसे करूंगी, इसको सोसाइटी के सामने लाऊंगी कैसे। और ये अगर लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम में रहेगी, तो मुझे ही हमेशा लगेगा कि मैंने इसको ऐसा लाया है। तो ये फेज काफी प्रॉब्लमेटिक था, जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मतलब मेरे को तकलीफ हो रही थी। इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दिया, उन्होंने कहा तुम ऐसा क्यों सोचती हो, सोचो ऐसा कि भगवान ने कुछ सोच समझ के हमको दिया है। हमारे गार्डन में ऐसा एक फूल दिया है जिसको हमको ज्यादा प्रोटेक्ट और ज्यादा केयर की जरूरत होगी। तो अगर तुम ऐसे रोती रहोगी और ऐसे सोचती रहोगी, तो उसको तो वो बच्चा, बेचारी बच्ची तो फूल है, वो तो सूख जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचो, सोचो भगवान ने कुछ हमको अच्छा सोच के दिया है। एंड दैट डे, और उन्होंने मुझे बोला कि उसके लिए कभी भी मत रो, मैं इस बच्ची के लिए तुमको कभी रोते हुए नहीं देखना चाहती। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही टोल्ड मी। सुनते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अ, गले में कुछ हो रहा है। बट ये कहना और ये सोच ही कितनी ऊंची है कि भगवान ने कुछ सोच के ये हमारे घर पे फूल भेजा है। हम लोग एक मुंबई में एक डॉक्टर मिले हमको, डॉक्टर नासा बोल के।
उन्होंने वो इटालियन डॉक्टर थे, उनसे हमको बहुत सपोर्ट मिला, उनके पास से हमने कुछ इंजेक्शंस लगवाए जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ी, और उसके जो माइलस्टोन्स थे वो अचीव हुए। मतलब वो 1.5 साल में चलने लगी, और 2-2.5 साल में उसने बोलना शुरू किया। और इस तरह से एक लंबे स्ट्रगल मतलब हमने फेस किया। एवरी 3 मंथ्स में हम मुंबई जाते थे, और उसका होम बाउंड प्रोग्राम लेके आके घर में कराते थे। जब 1 ईयर की थी वो, उसको कराते थे, और फिर 3 मंथ्स में जाते थे इवैल्यूएशन के लिए कि उसका कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। फिर इस तरह से उसका चला ट्रीटमेंट। और उसको हमने नागपुर के स्कूल में 1992 में हमको एक स्कूल का मिला, वो तो हमने उसको एक स्कूल में डाला, स्पेशल स्कूल में, स्पेशल। जहाँ उसको, हाँ, वहां पे उसको ट्रेनिंग हुई। तब हमने देखा कि राय ये छत्तीस मतलब हमारा जो रायपुर है मध्य प्रदेश में था, इस एरिया में कहीं भी कोई एक भी स्पेशल स्कूल नहीं था। तब मैंने रियलाइज किया कि ये स्कूल अगर हमारे रायपुर में स्टार्ट हो तो कितने पेरेंट्स को ऐसा होगा, उसका लाभ मतलब मिलेगा। लाभ मिलेगा। तो मैंने फिर लायंस क्लब को अप्रोच किया, और लायंस क्लब के थ्रू फर्स्ट स्कूल स्टार्ट किया ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। विथ 14 चिल्ड्रन, 2 टीचर्स एंड 1 आया। वहां पे उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही थी। और पियाली इतना मतलब अर्ली इंटरवेंशन करने से पियाली का डेवलपमेंट इतना ब्यूटीफुल हुआ है कि यू वोंट बिलीव, वो बच्ची मेरी इतना अच्छा डांस करती थी, इतना अच्छा डांस करती थी। उसको मैं डांस क्लासेस में लेके गई, पर वहां के टीचर्स उनको समझ नहीं पाए, वो लोग बोले हम इसको नहीं सिखा पाएंगे। तब मैंने खुद उसको सिखाया। पहले मैं उसके डांस के वीडियोस देख के स्टेप्स फॉलो करके सीखती थी, फिर उसको मैंने सिखाया कि, और वो उसको पिक करने लगी, धीरे 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 उसने पिक किया, और वो बहुत अच्छा डांस। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा हो गया था, जब रमन सिंह जब सीएम थे, तो वो जहां भी कुछ प्रोग्राम होता था तो वो जरूर याद करते थे कि वो पियाली बच्ची को बुलाओ जरूर डांस के लिए। वाह वाह, क्या और बात है। हाँ, और उन्होंने ये एक बात कहा था कि उनका ये बात मुझे बहुत दिल से छू गया था, कि उन्होंने कहा था कि इस बच्ची को अगर कोई डिसेबल्ड सोचता है तो वो हमारी सोच डिसेबल्ड है, वो डिसेबल्ड नहीं है। वाह। शी इज डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, है ना। जो जो हम सोच रहे हैं कि वो डिसेबल्ड है, ये हमारी सोच डिसेबल्ड है, वो बच्ची नहीं है। 1994 में शायद आपने कहा ये स्कूल शुरू की। तब आपके पास कोई ट्रेनिंग थी या एक्सपीरियंस से आप चला रही थी? नहीं, तभी तो मेरे पास सिर्फ मास्टर्स डिग्री सोशल वर्क था, इतनी ट्रेनिंग नहीं थी। मैंने उसकी ट्रेनिंग ली। मैंने बीएड स्पेशल, मेंटल रिटार्डेशन का एक बीएड स्पेशल आता था, वो कोर्स किया। जिस कोर्स से मुझे उसका डेप्थ मतलब प्रैक्टिकली तो मैं कर रही थी 10 ईयर से, बट उसका डेप्थ मिला। मैं 2001 में बीएड स्पेशल किया भोज यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को एनरोल किया नागपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। और मेरा वो था कि लक्ष्य था कि मैं पीएचडी करूंगी, मेंटल रिटार्डेशन पे ही करूंगी। सुपर। तो मैंने उसके लिए मुझे प्रोफेशनल्स मतलब जो मेरे को गाइड करेंगे उनको ढूंढा, उनसे गाइडेंस लिया, और यूनिवर्सिटी में मैंने अपना पीएचडी सबमिट किया, जो बहुत यूनिक पीएचडी रहा वहां पे। सच में यार, या इवन आई हैव हाँ, नेवर हर्ड एनीबॉडी डूइंग पीएचडी इन दिस सब्जेक्ट। हाँ, मैंने जो पीएचडी किया उसके उसका अवार्ड मुझे 2011 में मिला, जब 2008 में कंप्लीट हो गया था, बट उसको इवैल्यूएशन करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। और 2011 में मुझे अवार्ड हुआ, वो पीएचडी। ब्रिलियंट। तो हाँ, तो 2004 से फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया था। बट मेरा इंस्टीट्यूट मैंने इस वे में किया था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हो रहे थे जिन लोग स्पेशल स्कूल के लिए भी नहीं फिट हो रहे थे, कि दे आर नॉट दैट लेवल डाउन कि वो स्पेशल स्कूल जाए, और ऐसा भी नहीं था कि वो एकदम हायर स्कूल में भी जा सके। वो बीच का जो बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस जो बोलते हैं, बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस, वो बच्चे लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी कि स्पेशल स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, और इधर वो नॉर्मल स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे। तो उनके लिए फिर मैंने ये सोच के कि उनके लिए कुछ अलग सर्विसेज रायपुर में नहीं है, तो ये
सोच के मैंने वो अपना वाला सेंटर स्टार्ट किया डेवलपमेंटल, बट मैंने, मेरे दिमाग में था वो पियाली डेवलपमेंटल ही होगा, मतलब वो पियाली के नाम से ही होगा, बिकॉज हाँ, शी इज माई इंस्पिरेशन। करेक्ट करेक्ट। तो उन फिर वो वाला स्कूल मैंने वो सेंटर डेवलप किया, और उस सेंटर को मैंने 6 मदर्स और एक फादर, जो स्पेशल बच्चों के मदर्स थे, हाँ, उनको साथ लिया और एक फादर को लिया, और एक समिति फॉर्म किया जिसका नाम मैंने रखा जागरूक पेरेंट्स एसोसिएशन। वो ओके। पेरेंट्स को लेके मैंने बोला कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। हमारे बच्चे तो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे, तो हम पेरेंट्स मिलके एक समिति बनाते जिसके थ्रू हम इनके लिए सेल्फ एडवोकेसी करेंगे। मतलब मेरा ये रिकॉर्ड रहा है। मैंने अपने साथ साथ कुछ नहीं तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं तो 100 करीब मदर्स होंगी जिनको मैंने ट्रेंड किया है क्या कि बात आप है। अपने बच्चे के लिए ट्रेंड हो जाओ। अमेजिंग। और यही जर्नी रही हमारी। और बोल सकते हैं कि भगवान का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। कोरोना के दौरान हम चारों को जब कोरोना हुआ तो हम लोग तो उभर पाए, बट उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी पियाली की। तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, बहुत कोशिश किए। उसके पापा तो उसके साथ वो कोविड वार्ड में उसके साथ एडमिट हुए कि उसको अकेले कैसे छोड़ेंगे कर। उसके साथ उसके पापा उसकी सिस्टर दोनों एडमिट थे वहां पे कि हम उसको देखभाल करेंगे। बट जब उसको आईसीयू लेके गए, वो कभी भी ऐसे देखी नहीं थी। वो एकदम घबरा गई और उसने एकदम अपना क्या बोलना चाहिए, विल पावर ही छोड़ दिया उसने। और जिसके कारण उसको लास्ट मतलब 25 अप्रैल को 2021 में उसका शी एक्सपायर्ड। तो उसके बाद तो हमारा परिवार फिर से सेकेंड चैलेंज, इट वाज अ सेकेंड चैलेंज। इतने दिन का जो चैलेंज था वो अलग था, अब दूसरा चैलेंज जो हमने फेस किया वो और भी कठिन था। तब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं रिएक्ट क्या करूं, कैसे करूं, शब्द ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। वो भी बहुत ब्रेव थी, और उसने मुझे उतना स्ट्रेंथ दिया, और मैं भी उसके लॉस को मैंने बियर किया और उसको ओवरकम करी। और मैंने ओवरकम करने के लिए ही मैंने अपनी एक बुक लिखी उसी दौरान। एक, हाँ, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इम्पैक्ट ऑन फैमिली। ब्रिलियंट। ये दो जो बिग एपिसोड्स हुए लाइफ में, उसका आपकी जिंदगी में आना और फिर चले जाना, इससे आपको क्या लाइफ लेसन्स मिले जो आप सबके साथ शेयर करना चाहोगे? सबसे बड़ा लाइफ लेसन तो मैंने यही सीखा है इसमें कि जब भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आते हैं तो दो ही रास्ते होते हैं, आइदर यू फाइट और यू फ्लाइट। आप या तो लड़ो या तो भाग जाओ। तो मैंने ये सीखा है कि आप अगर उस प्रॉब्लम से भागते हो, वो प्रॉब्लम कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। उससे बेटर है यू फेस द चैलेंज, फेस करो। तो मैं जो जो भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आती है, तो मैं उसको सोचती हूँ कि ये और एक ऐसा इवेंट है जहां मैं और स्ट्रांग बनूंगी, जहां मैं कुछ और सीख के ही आगे बढ़ूंगी। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपका पॉजिटिव थॉट भी रहेगा और आप डिप्रेस्ड भी नहीं होंगे। और एक लाइफ का जो मैं सीख बोलूंगी कि आप जितना हो सके अपने दर्द को लोगों को मत बताओ। जितना हो सके अच्छे चीजों को बताओ, बट दर्द को क्योंकि आज के डेट में सब लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स और अपने अपने चीजों में इतने ज्यादा वो रहते हैं कि सबके पास ये टाइम नहीं है कि आपका दर्द सुने। और एक है कि आप अगर अपने दर्द को एक बार, दो बार, तीन बार बोलोगे तो सब लोग ये सोचते हैं बहुत रोते हैं ये लोग, हमेशा कंप्लेनिंग रहता है, हमेशा रोते हैं, ऐसा एक फीलिंग रहता है सामने। तो उससे यह है कि दर्द अपनी जगह पे है, वो तो रहेगा ही, कभी नहीं जाएगा। पर हाँ, उसको आप कितना पॉजिटिवली ले सकते हो, इसको सोचो। इस सिचुएशन में जो भी पालक है, पेरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे बड़ा मैसेज तो ये है
कि आपका बच्चा जो आपको दिया गया है उसको आप एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। स्वीकार नहीं करने के कारण क्या हो रहा, बच्चे का जो बहुत महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण जो स्टार्टिंग वाला जो एज होता है, शीघ्र हस्तक्षेप जिसको बोलते हैं, वो वाला एज निकल जाएगा तो वो बच्चे को फिर बाद में इतना ज्यादा ट्रेनिंग का फर्क नहीं पड़ता है। तो अर्ली एज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि बहुत जगह 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 घूमे नहीं। आज के पेरेंट्स लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, मतलब उन्होंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, बट जब आपके पास आएंगे तो वो 2-3 महीने में ही रिजल्ट्स चाहिए। अगर 2-3 महीने में रिजल्ट नहीं मिला तो फिर उनको लगता है यहाँ नहीं होगा मेरा, वो दूसरे जगह जाते हैं। सो ये एक जगह से निकाल के दूसरे जगह दे तो उससे बच्चे का भी मेंटल स्टेटस में फर्क पड़ता है, वो बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता सब जगह, और देखिए उसका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के उस बच्चे को थोड़ा सा एक जगह पे जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम दे तो बच्चा हो सकता है अच्छा सीख जाए। मैं अपील करूंगी कि फैमिली में जो भी है, जो भी जैसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची जो भी है, उनके पेरेंट्स को भी इमोशनल सपोर्ट दे, क्योंकि मेंटल जो हेल्थ बोलते हैं पेरेंट्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स का मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। ट्रू। मेरा अगला सवाल आपको ये होगा कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ये संभावना है कि काफी लोग आपके इस सफर में आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो किस प्रकार वो जुड़ सकते हैं? बहुत से तरह से जुड़ सकते हैं। मैं तो सबसे पहले बोलूंगी कि हम अभी जो एट प्रेजेंट मेरे जो सामने में जो अभी बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, दैट इज पियाली हाइट्स। मैंने गवर्नमेंट से लैंड अप्रूव कर लिया है, लैंड मुझे मिल गई है। बट लैंड के ऊपर जो पियाली हाइट्स बनाना है, वो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो सपोर्ट चाहिए, डोनेशंस चाहिए। एक ही है, इंडिविजुअल डोनर्स मैं नहीं बोल रही हूँ, अगर कंपनी के जैसे सीएसआर के अंडर में होता है जो, वो डोनेशन भी अगर मुझे कोई दिलवा दे तो मेरे इसके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके अलावा हम लोग जो गरीब बच्चों को मैं शिक्षा देती हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिन लोग थेरेपी का पैसा नहीं दे पाते हैं या स्कूल की फीस नहीं दे पाते हैं, तो मैं उनसे इंडिविजुअल डोनर से ये बोल के लेती हूँ कि इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है। अगर हमारे पास जैसे ATG 12A है तो हम वो रसीद देते हैं तो उनका टैक्स सेव होता है कि उन्होंने कहीं डोनेशन दिया। तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप एक बच्चे की साल भर की फीस दे दीजिए। ओके, वेरी नाइस। उस इंडिविजुअल डोनर्स भी दे सकते हैं, और गरीब मतलब गरीब बच्चों का फीस दे सकते हैं। और ये अभी जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए भी वो हेल्प कर सकते हैं। कुछ नहीं तो मुझे लिंक ही करवा दे कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से, जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मुझे पता नहीं या आइडिया नहीं है, तो उससे भी मुझे फायदा हो सकता है। और उसके अलावा तो मैं तो सबको इनवाइट करूंगी कि मेरे इस मिशन में जरूर आइए। अगर टाइम दे सकते हो टाइम दीजिए कुछ समय दे सकते हो बच्चों को तो समय दीजिए, कुछ आके उन लोगों के साथ कुछ करा सिखाना चाहते हो तो सिखा सकते हैं। इवन तेजसा, मेरा एक प्रोजेक्ट मैंने बना के रखा हुआ है। जो प्रोजेक्ट है कि मैं अपने इस जमीन में एक ओल्ड एज होम स्टार्ट करूंगी, वेल वेल फर्निश्ड एंड वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा वाला बनाऊंगी। ऐसे ही ओल्ड एज हम नहीं, अच्छा वाला बनाऊंगी जहां पे मैं चाहूंगी कि ओल्ड एज पीपल जो रहेंगे वो हमारे बच्चों के साथ नाना नानी दादा दादी के जैसे टाइम स्पेंड करें, उनको कहानियां बताएं, उनको रामायण की महाभारत का ज्ञान दें, उनको अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं, अच्छे अच्छे गाने सिखाएं, डांस सिखाएं। तो क्या होगा कि वो बच्चों को जो सोसाइटी में जो प्यार हर जगह नहीं मिल पाता, वो इन दादा दादी नाना नानियों से मिल जाएगा। और इन दादा दादी नाना नानियों को भी इन बच्चों जी। के साथ रह के अपना यंग एज याद आएगा, या उनका भी एक प्यार मोहब्बत जो बोलते हैं ना ओल्ड एज होम में, करेक्ट। उनको मिलेगा। आप स्माइलिंग सोल्स के साथ काफी अरसे से जुड़ी है, ये सफर आपके लिए कैसा रहा है?
मैं तो बोलूंगी कि मुझे और एक जन्म मिल गया है। बहुत ज्यादा लोनली फील कर रही थी पियाली जाने से। तो मुझे अचानक एक दिन फेसबुक में दिखा सीनियर सिटीजन्स वाला ये स्माइलिंग सोल का एडवर्टीजमेंट। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छी चीज है, अगर मैं कुछ अपने सीनियर्स जैसे मेंबर से जुड़ पाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सोच के मैंने ज्वाइन किया, बट जो मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा कुछ मुझे मिला है। मैं तो ये बोलूंगी बहुत कुछ मिला है मुझे। आ, ये इसलिए कि जैसे गाना है, डांस है, ड्रामा है, ये सब मुझे अपने यंग एज में बहुत शौक था। मैंने स्कूल कॉलेजेस में बहुत किया है। बट आफ्टर दैट, मेरी शादी के बाद जब पियाली हुई, उसके बाद मेरा लाइफ थोड़ा सा इस तरह का हो गया कि मुझे अपने लिए जो बोलना चाहिए ना, खुद के लिए जो मी टाइम होता है, वो नहीं मिल पाता था। जी। दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना कराना, स्कूल इंस्टीट्यूट ये वो सब दौड़ भागे कर, तो मेरा लाइफ बहुत फास्ट चलता रहा। आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। बट उस बीच में मुझे ये चीज में बहुत रिफ्रेशिंग लगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं स्माइलिंग सोल्स ज्वाइन करी हूँ। और मुझे यहाँ के सबके साथ जो मैं जुड़ती जाती हूँ, मैं सबके साथ जुड़ रही हूँ एक एक जन से, तो मुझे लग रहा है कि ये लोग कौन सी दुनिया से आए हैं भाई। ये लोग भी इतना अच्छापन कैसे है, मतलब इतने अच्छे लोग भी होते हैं आज के डेट में, ऐसा लगता है कभी कभी। हाउ तो वंडरफुल। मुझे चलिए, जाने से पहले आपके कुछ फेवरेट गाने के कुछ लाइंस दोहराइए। पियाली का जो फेवरेट गाना था, जो जी। वो बहुत पसंद करती थी वो गाना, मतलब वो सब बच्चों को भी सिखाती रहती थी अपने स्कूल में। दैट इज, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अच्छा गाना तो मैं नहीं गा पाऊंगी, बट कोशिश करूंगी कि वो वर्ड्स जो है वो सबके दिल तक छू ले, क्योंकि वो वर्ड्स भी ऐसे हैं कि जैसे मैं अपने पियाली को उस वर्ड से डेडिकेट कर रही हूँ। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, फिर बस यार साथ है। ब्रिलियंट। मेरे पास वापस और एक बार शब्द नहीं है। गाना सुना है, गाया भी है, बट ऐसे मौके पे कोई ये गाना सोचेगा, ये नहीं पता था। ये गाना मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है वो मेरे दिल के पास में ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आई, और आई थिंक यू हैव चेंज्ड आवर लाइव्स इन मेनी वेज। हमारा देखने का, चीजों को देखने का नजरिया, समझने का नजरिया शायद आज के बाद बदल जाएगा, एंड वी विल बी मोर कंपैशनेट एंड मोर इंक्लूसिव टुवर्ड्स एवरी सच चाइल्ड। सारे श्रोताओं और सारे दर्शकों को ये भी रिक्वेस्ट है कि आप उस किताब को पढ़े एंड उसे और भी सीख पाए। सो थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर मीता। थैंक यू। इट वाज थैंक यू। लवली मैं इंटरेक्ट। एक ये बोलना चाहूंगी कि मैं थैंकफुल टू यू एंड स्माइलिंग सोलफुल team that you have given me this opportunity to have this podcast. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। तो ये थी डॉक्टर मीता की कहानी, उनकी जुबानी। दुनिया भर के सारे श्रोताओं और दर्शकों को हमारा दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई
तो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंतजार करिए हमारे अगले सीनियर सेलिब्रिटी का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद।